क्या आप जानते हैं आखिर कोई इंसान कितना क्रूर हो सकता है, कितनी हद तक जा सकता है? एक ऐसी घटना जिसके बारे में सोचकर आज भी वहाँ के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी हैवानियत भरी है जो रातों रात एक पूरा परिवार खत्म हो गया। तो आखिर क्या हुआ था उस परिवार के साथ? आइए जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। मैं बात कर रहा हूँ वर्मा फैमिली का। इस कहानी की शुरुआत होता है दिल्ली के द्वारका नाम के एक डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर वर्मा फैमिली रहा करता था। बात है 2018 की। घर पर पिता विनोद वर्मा, उसका पत्नी पुष्पा वर्मा, बेटा नितिन वर्मा और नितिन की पत्नी पूजा वर्मा रहा करते थे। पूजा 6 महीने की गर्भवती थी। पिता विनोद टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करता था। माँ हाउसवाइफ थी। नितिन जॉब किया करता था और पूजा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। कुल मिलाकर ये चार लोगों का फैमिली हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ सही चल रहा था। 18 अप्रैल 2008। अब 18 अप्रैल की रात कहें या 19 अप्रैल की देर रात, नितिन वर्मा अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौट रहे थे। उसको काफ़ी लेट हो गया था काम करते करते, इसलिए उससे थोड़ी जल्दी भी था घर पहुंचने की, और रात भी काफ़ी हो गया था। बाइक चलाते चलाते जब नितिन दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क के करीब पहुंचा तो उसकी बाइक स्लिप कर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक पेड़ के पास ये घटना हुआ था। पेड़ के नीचे नितिन और उसकी बाइक दोनों गिरे पड़े थे। हालांकि उतना गंभीर चोट नहीं था और रात का टाइम था, तो कोई भी इंसान वहां आ जा नहीं रहे थे। जैसे तैसे नितिन ने खुद को संभाला और अपने मोबाइल से घर पर कॉल किया ताकि उसको एक्सीडेंट के बारे में बताएं तो वह मदद के लिए आ जाए। नितिन ने सबसे पहले अपने वाइफ पूजा को कॉल किया, फिर पिता को कॉल किया और फिर माँ को, लेकिन तीनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। घर का टेलीफोन भी कोई नहीं उठा रहा था। नितिन को थोड़ा अजीब लगा। काफी बार ट्राई करने के बाद भी घर वालों से कोई कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब उसने थक हार कर अपने चाचा विजय कुमार को कॉल किया, क्योंकि नितिन के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर रहते थे। विजय ने नितिन का कॉल उठाया और उसने सारी चीजें जो जो हुआ उसने उसको बताया। मैं बुद्धा जयंती पार्क के पास हूँ, मदद कीजिए। और हाँ, मैंने इनसे पहले घर वालों को कॉल किया था मगर वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, और आप ये भी पता कीजिए कि घर में क्या हो रहा है। विजय कुमार ने सारी बातें सुनी और उसी वक्त अपने दो बेटे अमित और सुमित दोनों को उसके पास भेजा। उन दोनों के साथ उसका एक दोस्त भी था। तीनों बाइक से गए थे। विजय अपने भाई विनोद को कॉल करते हैं, भाभी को कॉल करते हैं, मगर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। इसके बाद उन्होंने उनके एक पड़ोसी रविंद्र सिंह को कॉल किया। उसने कहा कि आप एक बार उनके भाई के घर जाइए और देखिए कि क्या चल रहा है। वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उधर तीनों लोग नितिन के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, मगर उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे घर ले चलो, मुझे घबराहट हो रहा है। अब नितिन के जिद पर वे तीनों लोग और नितिन उसके बाइक को लेकर सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। उधर रविंद्र वर्मा फैमिली के घर का दरवाजा खटखटाया, आवाज दिया, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं देता। अब रविंद्र फिर से विजय को कॉल करते हैं और बताते हैं कि दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है। इस पर विजय ने बोला कि दरवाजा को धक्का दे दीजिए, तोड़ दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन अंदर जाइए।
लेकिन अंदर जाइए और देखिए। अब पड़ोसी रविंद्र ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आसानी से खुल जाता है क्योंकि दरवाजा बंद नहीं था, बस लगा हुआ था। ये सब देखकर रविंद्र को थोड़ा अजीब लगता है। रात में ये परिवार इस दरवाजे को क्यों खुला रखा है? अब अंदर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, सामने का दृश्य देखकर पैरों तले जमीन खिसक गया। घर के सामने में सीढ़ी के पास विनोद वर्मा का लाश पड़ा हुआ था। उसके बाद रविंद्र को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होता। वे फिर से बाहर आ गए और विजय को कॉल किया। उनको सारी चीज बताई और जल्द से जल्द आने को कहा क्योंकि उसका घर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही था। तो वो फटाक से आ भी गए। उसके साथ एक और भाई आते हैं, राजेश। विजय ने उन्हें भी कॉल करके बुला लिया था। अब विजय घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर सीढ़ियों के पास जहाँ पर सीढ़ियों के पास विनोद वर्मा का शव पड़ा हुआ था, ये पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे। चारों तरफ खून बिखरे हुए थे। विजय ने बाकी कमरों में अपने भाभी पुष्पा और बहू पूजा को ढूंढा, लेकिन वो लोग वहां पर नहीं मिलते हैं। अब विजय फर्स्ट फ्लोर पर गए। वहां पर उन दोनों की भी लाशें मिल जाता है। वो भी खून से भीगे हुए थे। ये सब कुछ देखकर विजय की हालत खराब हो गई। अभी तक रात के 1:15 बज चुके थे। विजय ने पुलिस को कॉल किया। इतने में नितिन भी अपने दो भाई और उसके दोस्त के साथ घर पर आ गए। पहले तो विजय और बाकी लोग नितिन को अंदर जाने से मना करता है, मगर वह जबरदस्ती अंदर गया। अपने पिता की उस हालत को देखते ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब तक पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गया। पुलिस की पीसीआर वैन से नितिन को दीनदयाल हॉस्पिटल भेजवाया गया, जहां पर उसकी मलहम पट्टी होता है। उधर पुलिस भी घर के अंदर जाता है और विनोद वर्मा के शरीर पर 15 से 20 बार किसी तेजधार हथियार से वार किए थे। पूरे शरीर पर जहां तहां सभी जगह ताबड़तोड़ वार किया हुआ था। अब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर गया। वहां पर हॉल में एक सोफे पर पुष्पा वर्मा का लाश बैठे हुए अवस्था में था। उसके ऊपर भी ढेर सारे जख्मों के निशान थे, जैसे उसके पत्ती पर था। वहीं ठीक बेडरूम था। उसके दरवाजे पर ही पुष्पा वर्मा का शव मिलता है। अब इनकी हालत तो पूछिए मत। ऐसा लगा जैसे इसके शरीर पर जितने जख्म के निशान थे, जितने उसके सास ससुर के जख्मों को जोड़ दे, उससे भी ज्यादा। इस घर के तीनों लोगों का बड़ा बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। और वहीं पर घर का चौथा मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट था। रातों रात पूरा परिवार बिखर गया। पुलिस ने अपनी एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। क्राइम टीम को बुलाया गया। फिलहाल जो भी लोग परिजन मौके पर मौजूद थे, उससे बातचीत की। पड़ोसी रविंद्र सिंह ने ही सबसे पहले उन शव को देखा था। उन्होंने बताया कि जब ये घर के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल जाता है। इससे पुलिस ने सोचा कि कहीं ये लूटपाट के चक्कर तो नहीं है। अब इन्होंने सबसे पहले इसी एंगल से जांच की। घर के मेन एंट्रेंस को देखा गया। उसमें लॉकिंग सिस्टम, टेक्निक सब कुछ चेक किया, मगर यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। अब पुलिस घर की तलाशी लेते हैं। हर कमरों को देखा गया, अलमारी चेक किया गया, उनके लॉकर देखे गए। घर में जहाँ जहाँ भर किसी भी कीमती सामान रखे जाते थे, सब कुछ सही सलामत थे। यही नहीं, घर के दोनों औरतों के कान की बाली और मंगलसूत्र सभी रखे हुए थे। कुल मिलाकर ये तो साबित हो गया कि ये कत्ल लूटपाट के लिए नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो घर के सारे कीमती सामान गायब होते, लाश के गहने भी गायब होते। और ये भी था कि जिस तरह से माता पिता और बहू का कत्ल हुआ है, तो लूटपाट के इरादे से तो नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है। उधर हॉस्पिटल में नितिन भी डरा हुआ था।
क्राइम सीन को अच्छे से पुलिस ने देखा। शव के अलग अलग एंगल से फोटो लिया गया। पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। फिंगरप्रिंट्स ढूंढा जा रहा था। लाश को रात में ही 1:30 से 2 बजे के बीच दीनदयाल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर पोस्टमार्टम होना था। पुलिस भी हॉस्पिटल जाता है क्योंकि यहीं पर नितिन भी एडमिट था। नितिन के दोनों हाथों में चोट लगे थे, पैरों में चोट लगा था, मगर एक्सीडेंट के बाद वह केवल अपने राइट हैंड को ही रुमाल से बांधकर घर पर गया था। सुबह तक इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ 19 अप्रैल की तारीख थी। इसी दिन उसके बूढ़े माता पिता और वाइफ का दीनदयाल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होना था। शव की हालत को देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। विनोद वर्मा के गर्दन पर, चेहरे पर, चेस्ट पर, सभी जगहों पर तेजधार हथियार के निशान मिले। उसके ऊपर टोटल 18 बार वार हुए थे। ऐसा कुछ पुष्पा वर्मा और पूजा वर्मा के साथ भी हुआ था। पुष्पा के ऊपर 14 बार वार हुआ था और पूजा के ऊपर, जो कि 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस पर 42 बार वार हुए थे। गले को भी रेता गया था। पुलिस वर्मा फैमिली के रिश्तेदारों से, पड़ोसी से, जानने वालों से, यहाँ तक जहाँ पर काम करते थे वहाँ के स्टाफ से सबसे पूछा गया। पुलिस को शुरुआती जांच में इतना तो समझ आ गया था कि कत्ल के पीछे कोई अनजान या बाहरी शख्स नहीं है। जो भी है उसका जानने वाला या घर का ही हो सकता है। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश किया कि घर पर कौन कौन से लोग आते हैं, इस परिवार का किसके साथ उठना बैठना है, किसके साथ कैसे संबंध हैं, पैसों का लेन देन किसी के साथ तो नहीं था या किसी के साथ इसका दुश्मनी, घर किसका है, किराए पर रहते थे या खुद का है। खास तौर पर विनोद के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही थी। पता चला कि विनोद एक सीधे साधे इंसान थे। पहले इसके पूरे फैमिली पालन गांव में रहे, लेकिन फिर 2004 में विनोद ने दिल्ली के राजनगर में खुद का घर खरीद लिया। फिर विनोद, पुष्पा और नितिन तीनों यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे घर में नितिन के अलावा इनके 2 छोटे भाई भी थे, लेकिन वहाँ पालन गांव में था, जहाँ पर चाचा विजय का घर था। इस परिवार का किसी से भी कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं, न ही कोई दुश्मनी। अब पुलिस ने वर्मा फैमिली के चारों मेंबर, माता पिता, बहू, सभी का कॉल डिटेल निकाला। माता पिता और बहू के कॉल डिटेल में तो कुछ खास नहीं मिलता। आखिरी बार इनकी बातचीत हुई थी वहाँ जानने वाले ही लोग थे। वहीं पर जब नितिन की कॉल हिस्ट्री लाई गई, मिला कि घटना वाले दिन यानी 18 अप्रैल को इसने अपने पड़ोस में किसी को 21 बार कॉल किए थे। फिलहाल नितिन तो हॉस्पिटल में एडमिट था। 19 अप्रैल की शाम तक ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। पुलिस इनको सीधे अपने साथ थाना लेकर गया, जहां पर उसने पूरा घटनाक्रम सुनाता है, कैसे कैसे क्या हुआ था। नितिन ने वही कहानी सुनाई जो मैंने आपको शुरू में बताया। मैं काम से घर लौट रहा था, एक्सीडेंट हुआ और घर वालों ने कॉल नहीं उठाया। चाचा को कॉल किया, उसने पुलिस को सारा घटना सुनाया। पुलिस को उसके बयान में पुलिस को उसके बयान में थोड़ा सा डाउट होता है। उसको जो चोट लगा था, जैसे कि कट के निशान, खरोच, डॉक्टरों ने कहा खरोच तो आता है रोड एक्सीडेंट में, मगर वहाँ कट के निशान, उसमें कुछ डाउट है। उसके दोनों हाथों और जांघ पर निशान थे। जिस तरह की चोटें उसके माता पिता और वाइफ को लगा था, वैसे ही चोट उसके ऊपर भी थे। पुलिस ने जब एक्सीडेंट वाली जगह जाकर देखा तो वहाँ पर कोई ऐसी नुकीली चीज नहीं मिला जिससे नितिन को ऐसी चोट आए। आखिर इस तरह का घाव इसे कहाँ से लगा, उससे पूछते हैं, मगर वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकाला तो उसने
अपने परिवार को कॉल नहीं किया था। एक्सीडेंट के बाद वे सीधे अपने चाचा विजय को कॉल किया था। नितिन देर रात में अपनी ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। पुलिस को इस बयान में भी डाउट हुआ, क्योंकि रात में 10 बजे के आसपास पूजा वर्मा के भाई यानी नितिन के साला राहुल से नितिन की बातचीत हुई थी। कॉल पर राहुल ने पुलिस से कहा, उस वक्त जीजा जी ने बताया था वह घर पर हैं। ऐसी चीजें जब नितिन के सामने आई, तब अपने माँ बाप और 6 महीने की गर्भवती पत्नी का कत्ल किया था। 1 साल पहले यानी 2007 में जनवरी के महीने में पूजा और नितिन का शादी हुआ था। ये लव मैरिज ही था। इनकी शादी को लेकर लड़का लड़की दोनों के ही घर वाले बहुत खुश थे। सबके मर्जी से शादी हुआ था। शादी के बाद नितिन और पूजा दोनों हंसी खुशी से रहते थे। पूजा गर्भवती भी हो जाती है, लेकिन इसी बीच पति पत्नी के रिश्ते खराब होने लगते हैं। दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पुष्पा और विनोद अपनी बहू पूजा की साथ देते हैं। लड़ाई झगड़े की वजह से नितिन वर्मा अपनी पत्नी पूजा को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगा। 18 अप्रैल की रात फिर से पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। इसका बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर था। बेडरूम में ही सब्जी काटने वाला चाकू रखा था। गुस्से में नितिन ने अपना आपा खो दिया। हालांकि वे पिछले 10 दिनों से अपनी बीवी का कत्ल की प्लानिंग रच रहा था, लेकिन यह चीज बिना प्लान के अचानक होता है। नितिन ने चाकू से अपने प्रेग्नेंट वाइफ पर हमला शुरू कर दिया। बिना रुके 42 बार वार किए थे। उसके पूरे शरीर को चाकू से गोद दिया, गले को काट दिया। नितिन की मां पुष्पा फर्स्ट फ्लोर पर ही काम कर रही थी। आवाज सुनकर वो बेटे के कमरे में आ गई। उसका विरोध करने लगी। बहू को क्यों मार रहे हो, उसको रोकने लगी। लेकिन गुस्से में नितिन अपनी मां पर भी चाकू से हमला करने लगा। मां अपने आप को बचाते हुए सोफे पर गिर गई। नितिन ने उन पर भी 14 बार से ज्यादा वार किए थे। पुष्पा की चीख सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद पिता विनोद आवाज देने लगते हैं। क्या हो रहा है? उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, वे सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे। नीचे से ही उन्होंने आवाज दिया। आवाज सुनकर नितिन सीढ़ियों से नीचे आता है। इसके पूरे शरीर पर खून लगे हुए थे। इसने अपने पिता पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिया। 18 बार वार किए थे। इन सब के चक्कर में नितिन को भी उसी चाकू से चोट लगा था, क्योंकि माता पिता और पत्नी तीनों ने अपने आप को बचाने का विरोध किया। इसी के चलते उसके हाथ भी कट गए थे। 18 अप्रैल की रात 9:30 से लेकर 19 अप्रैल के 12:30 बजे के बीच होता है। फिर नितिन अपने बाइक से निकल जाता है। उसने अपने बनियान जो कत्ल के वक्त पहना हुआ था, एक टॉवेल और चाकू, तीनों को पालम के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। फिर उसने अपने ऊपर आए चोट को बचाने के लिए झूठा एक्सीडेंट का नाटक किया। जानबूझकर बाइक से गिरा ताकि हल्की फुल्की चोटें आए, और एक्सीडेंट के बाद उसने सीधा अपने चाचा जी को कॉल किया। उसने झूठ बोला कि उसके घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि इसने कॉल ही नहीं किया था। ये तो जानता था कि वहाँ मर चुके हैं। झूठ भी बोल देंगे तो कोई बताने वाला नहीं है कि फ़ोन किया था या नहीं। खोजबीन के दौरान ये भी सामने आया कि नितिन के घर के पड़ोस में एक लड़की भी रहती थी, रागनी। नितिन ने कत्ल वाले दिन 21 बार उनको ही कॉल किया था। नितिन और रागनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रागनी का उम्र 18 साल से कम था, वहीं नितिन 28 साल का था। इन दोनों का प्यार नितिन की शादी से पहले से था। वहीं नितिन प्रेम प्रसंग पूजा के साथ भी चल रहा था। बाद में इससे शादी करता है। जब इनकी शादी हुई थी तो रागनी केवल 17 साल की थी, यानी 1 साल बाद वह 18 साल के हो जाती। फिर नितिन इससे शादी कर सकता था।
पूजा से लव मैरिज करने के बाद भी नितिन का रिश्ता रागनी से बना रहा। इस चीज की भनक किसी को भी नहीं थी, न ही रागनी के घर वाले को और न ही नितिन के घर वाले को। जब पूजा प्रेग्नेंट हुई तो घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था। घर में नया मेहमान आ रहा है, सभी लोग खुश थे। मगर इसी दौरान पूजा को नितिन की सच्चाई का पता चल जाता है। शादी से पहले वे दो लड़की के साथ रिलेशन में था। एक से इसने शादी की और दूसरा से अभी भी अफेयर चल रहा था। पूजा को यह सब पता चलने के बाद उसने अपने सास ससुर को बताया। वे लोग भी नितिन को समझाने लगा। बस यहीं से पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जब कत्ल हुआ तब रागनी 18 साल की हो चुकी थी। पुलिस को अपने खोजबीन में आगे मिला कि नितिन वर्मा अपने माता पिता का सगा बेटा भी नहीं था, वो गोद लिया हुआ बेटा था। जब नितिन केवल कुछ दिनों का नवजात बच्चा था तब उसके माता पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। वहीं से विनोद ने नितिन को गोद लिया था, क्योंकि उस दौरान उनके भी बच्चे नहीं थे। यहाँ नितिन को भी गोद वाली बात पता चला, चाचा विजय ने बताई थी। उसके अनुसार बस केवल 2-4 लोगों को ही पता था। फिर वही बच्चा एक दिन माँ बाप का कत्ल कर देता है। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर नितिन के बनियान, टॉवेल और चाकू भी बरामद कर लिया। इसके ऊपर चार्जशीट फाइल होती है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुआ। जब रागनी कोर्ट में गवाही देने के लिए आई तो उसने नितिन के साथ के रिश्तों को नकार दिया। जब रागनी के पिता को सारी चीज़ें पता चला तो वह समाज के डर से उन्होंने उसी वक्त अपनी बेटी की शादी करा दी। 16 अगस्त 2012 को नितिन को उनके माता पिता और वाइफ के कत्ल में दोषी ठहराया गया। 4 दिसंबर 2012 को सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जज ने कहा कि ये समाज के लिए खतरा है, इसको ऐसे छोड़ दे। इसीलिए फांसी से कम सजा इसके लिए नहीं लिखी है। आगे नितिन हाई कोर्ट में अपील करता है। 6 दिसंबर 2013 को नितिन के फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसका कहना था जो भी नितिन ने किया वह गुस्से में किया था। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। फिलहाल नितिन वर्मा जेल में अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।